बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर ने धूम मचा दी है। अक्षय खन्ना की फिल्म में एंट्री ने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। अक्षय के सामने फिल्म के बाकी एक्टर्स पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। पिछले कुछ वक्त से अक्षय खन्ना नेगेटिव रोल में छाए हुए हैं। धुरंधर में जिस शख्स का रोल अक्षय ने निभाया वो भी एक बड़ा गैंगस्टर था। अरमान डकैत पाकिस्तान के लेरी का एक बड़ा डॉन था, जिसे कुछ लोग रॉबिन हुड भी कहा करते थे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन था अरमान डकैत, जिसकी चर्चा इस फिल्म के आने के बाद होने लगी है। बात करेंगे कौन था रहमान डकैत। 1979 में एक खतरनाक गैंगस्टर मोहम्मद दादल के घर में रहमान डकैत का जन्म हुआ था। उसका नाम शुरुआत में सरदार अब्दुल रहमान बलूच रखा गया था, जिसे बाद में रहमान डकैत के नाम से जाना जाने लगा। लोकल रिपोर्टर के मुताबिक रहमान डकैत ने 13 साल की उम्र में हत्या करना शुरू कर दी। उससे एक तब हुई जब उसे पता चला कि उसकी मां खदीजा बीवी का कथित तौर पर इकलाब के साथ अफेयर था। वही गैंगस्टर था जिसने अरमान के पिता का मर्डर किया था। कहा जाता है कि गुस्से में रहमान ने अपनी मां को 3 बार गोली मार दी, उसका सर काट दिया, फिर उसे चुपके से दफना दिया। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल का था। कुछ अन्य रिपोर्टर्स इस घटना का दूसरा वर्जन भी बताते हैं। कैसे बना गैंगस्टर ये भी आपको बता देते हैं। अपने पिता की मौत के बाद गैंग का कंट्रोल रहमान के पास चला गया और उसका असर तेजी से कराची में फैल गया। 1990 के दशक के आखिरी में वो हाजी लुल्लू के गैंग में शामिल हुआ, जो लाररी में काम करने वाला एक मुख्य क्रिमिनल सिंडिकेट था। जब 2001 में लालू को गिरफ्तार किया गया तो रहमान को पूरा ऑपरेशन विरासत में लिया गया। 2001 और 2009 के बीच में रहमान डकैत पाकिस्तान के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बन गया था। कहा जाता है कि उसने अपने चचेरे भाई और दूसरे नंबर के कमांडर और अपने खुकिया साथी बाबा लाडले के साथ लेरी पर राज किया। एक रिपोर्टर के मुताबिक रहमान के आदेश पर लाडला और उजर दुश्मन के कटे हुए सर से फुटबॉल भी खेलते थे। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में किंगडम ऑफ फेयर नाम के एक आर्टिकल के अनुसार रहमान 21 की उम्र में एक गैंग चला रहा था। आर्टिकल में लिखा था कि रहमान जबरन वसूली, किडनैप, ड्रग्स की तस्करी, गैर कानूनी हथियार की बिक्री और कई दूसरी चीजों में शामिल था। लगभग एक दशक तक गैंग वॉर की वजह से लेरी में जिंदगी ठप हो गई थी, क्योंकि रहमान और उसकी गैंग अपने दुश्मन अरशद पप्पू और उसके साथियों से लड़ रहे थे। रहमान की कैसे हुई पॉलिटिक्स में एंट्री ये भी आपको बता देते हैं। रहमान सिर्फ डर के सारे लेरी पर राज करने से खुश नहीं था, उसने राजनीति में भी कदम रखा। बलरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था, जिसकी स्थापना पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिर अली भुट्टो के बाद में उनके बेटे बेंजरी भुट्टो ने की थी। प्रेस की तस्वीरों में रहमान पूर्व गृह मंत्री जुल्फिर मिर्जा के साथ बंजर भुट्टो के आसपास नजर आता है। ऐसी खबर भी रही कि रहमान के मामले में राजनीतिक दबाव के कारण कानून लागू करने वाली एजेंसियों के नाम हाथ बंद हुए थे। लेरी में राजनीतिक और प्रशासनिक खालीपन की वजह से रहमान सत्ता में आ गया। इसके बाद डेवलपमेंट की कमी और गरीबी ने रहमान को लोकल पावर स्टेट बना दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक पीपीपी के नेता के हवाले से लिखा कि राजनीतिक हस्तियों ने लेरी को नजरअंदाज किया, नतीजे रहमान डकैत जैसे लोगों ने उसे खालीपन को भरा। लेरी में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी, जो आज भी है। रहमान लड़कों को रोज दिहाड़ी देता और उन्हें हथियार देकर कसरत लगाने के लिए कहता और इन लोगों के जरिए वे अपना दबदबा बनाए रखता था। सत्ता की भूख नहीं शांत राजनीति में आने के बाद रहमान डकैत की भूख बढ़ती चली गई। वो पूरे लेरी पर सीधा कंट्रोल चाहता था, जिसके लिए वो अपने नाम के साथ लगे डकैत शब्द को भी हटाने लग गया था। उसने खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलूच कहना शुरू कर दिया था। कबीले बलूच का जिक्र था, जिसने अपने विरोधी गैंग से रिश्ते सुधारने के लिए 2008 में पीपल्स अमन की कमेटी भी बनाई। पीपल्स अपने कमेटी शुरू में पीपी की सहयोगी लग रही थी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने लेरी में ऐसी स्थिति बना दी थी जिसके बलूच कौम 2 ग्रुप में बट गई थी। गैंग वॉर में अपने कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। खान भाई को लगा कि लड़ाई बंद होनी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वो अपने दुश्मन गब्बर बलूच के से समझौता करने के लिए भी मिल गए थे। पीपल्स अमन कमेटी बनाने का मकसद क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करना था। अब बात करते हैं रहमान डकैत के खात्मे की। इससे पहले कि वो राजनीति में सफलता की लहर पर सवार होता, अगस्त 2009 में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में उसे गोली मार दी। उन्होंने बताया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया कि रहमान पर 3 फीट की दूरी से गोली चलाई गई थी। मुठभेड़ में लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि पिछले 7 साल 2 गुटों के बीच लड़ाई चल रही थी, किसी ने दखल नहीं दी और जब हालात बेहतर हो गए तो उन्होंने खान भाई को गोली मार दी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ और उसके पीछे कौन था। पीपीपी के करीबी सूत्र का आरोप, पार्टी की टॉप लीडरशिप रहमान को रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। जैसे रहमान को पॉलिटिकल पावर चाहिए थी,
से लेकर वो बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा था। हालांकि पार्टी के इस नेता से दावे को खारिज करते हैं और कहते हैं कि वो जरारी से पीपीपी के टॉप नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा नेता था और एक शकीरी है आरोपी की रहमान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हथियार बेचने में शामिल था और उसकी हत्या का एक खबर डील का नेताजी जैसे कि आमतौर पर रहता है। रहमान की मौत के बाद सालों तक पीपीपी के नेता ने इस विवादित नाम को खुद से दूर रखा और बार बार वो कहने लगे कि उनसे कोई लेन देन नहीं है। रहमान डकैत 29 साल तक जिंदा रहा, लेकिन उसकी बदनामी की कहानियां दशक तक लहरी में बन रही हैं और अब सरहद पार फिल्मों के जरिए भी उसकी कहानी चर्चा का विषय बन चुकी है। अक्षय खन्ना ने जिस तरह से इसमें रहमान डकैत का रोल निभाया था, उसने इसी रोल को और इस कुख्यात गैंगस्टर की कहानी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है।